हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है अनुराग लॉ क्लासेस। तो हम आज पढ़ेंगे भारत का संविधान, और भारत के संविधान में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 29 और 30 जो हमें कल्चरल और एजुकेशनल राइट देता है। तो आर्टिकल 29 जो है हर सिटीजन को गारंटी करता है कि वो किसी भी पार्ट में रह सकते हैं और किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उसकी लैंग्वेज, इस कल्चर को अपने तरीके से उसे संभाल के रख सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। और अगर क्या कहते हैं कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी है तो वो अपनी भाषा, स्क्रिप्चर और कल्चर को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन द्वारा उसे कंजर्व करके रख सकते हैं। ठीक है। और जितनी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं और जो कि रिलीजन या लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड हैं, तो वो एस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकती हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपनी चॉइस के। आर्टिकल 29 क्लॉज 2 में हमें बता रखा है कि कोई भी सिटीज़न, इसमें मना कर रखा है कि कोई भी सिटीज़न एडमिशन के टाइम पे किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भेदभाव नहीं करेगा रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज के ऊपर। और ये जो है आर्टिकल 29 ये हमारा सब सिटीज़न के ऊपर लगता है। इसमें हमारा केस आ जाता है एसपी मित्तल का केस। एसपी मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ था कि एक सोसाइटी को एस्टेब्लिश करा गया था ताकि वो औरोबिंदो की पूजा पाठ कर सके। और इसमें इन्होंने एक टाउन भी बनाया था, जिस पौंडीचेरी में टाउन बना दिया था इन्होंने, ओरोविले नाम से एक इन्होंने शहर भी बसा लिया था। और इसके क्या कहते हैं, इसके लिए बहुत ह्यूज अमाउंट में मनी जो है रिसीव होती थी ओरोविले आश्रम को। तो ये कंप्लेन की गई कोर्ट को कि यहाँ पे जो है मिसमैनेजमेंट किया जा रहा है सोसाइटी के अफेयर को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर ओरोविले आश्रम को टेक ओवर कर लिया था, जब तक कि ओरोविले आश्रम नहीं बन जाता है। और ये हेल्ड किया गया था कि जो ये राइट मिला गया है आर्टिकल 29 के अंदर, ये वायलेटिव नहीं है, स्टेट ने जो कब्जा किया है। और ओरोविले आश्रम कोई रिलीजियस डोमिनेशन का आश्रम नहीं था, तो उसका मैनेजमेंट को टेक ओवर करना स्टेट द्वारा ये आर्टिकल 29 और 30 का वायलेशन नहीं था। अब आर्टिकल 29 के क्लॉज 2 में और आर्टिकल 15 के क्लॉज 1 में बहुत सारे डिफरेंस हैं, तो कुछ डिफरेंस पढ़ लेते हैं। तो जो हमारा आर्टिकल 29 है, आर्टिकल 15 जो है वो हमारा सिटीज़न को प्रोटेक्शन देता है, और आर्टिकल 29 जो है वो हमारा स्टेट को प्रोटेक्शन देती है। आर्टिकल जो 15 है वो प्रोटेक्शन देता है सब सिटीज़न को डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ वो सबको प्रोटेक्शन देता है। और जो आर्टिकल 29 है वो प्रोटेक्शन देता है किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ ऑफ रॉन्ग को, जो है वो प्रोटेक्शन देता है। आर्टिकल 15 जो है एक जनरल और वाइड तरीके का है। जो आर्टिकल 15 है वो जनरल है और वाइड है, और जो आर्टिकल 29 है वो क्या कहते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के एडमिशन के ऊपर है। ठीक है। और इसमें आगे हमें बता रखा है कि जो आर्टिकल 15 है वो डिस्क्रिमिनेशन को हटाता है सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर। और आर्टिकल सेक्स और बर्थ के ऊपर ये हटाता है डिस्क्रिमिनेशन। और आर्टिकल 29 जो है ये कोई भी ऐसे ग्राउंड के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन को नहीं हटाता है। आर्टिकल 29 जो है वो जनरल है और वाइड है, क्योंकि ये हर सिटीज़न पे लगता है। अगर कोई स्कूल है जो कि मेजॉरिटी कम्युनिटी द्वारा चलाया जा रहा है ना, तो उसमें क्या कहते हैं किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चे को भी एडमिशन दिया जा सकता है।
ठीक है। और आर्टिकल 15 जो है वो हमारा जो है ब्रॉड है इसका स्कोप, और ये रिफ्यूज़ करता है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी पर्सन को सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और कास्ट और क्रीड के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन से। अब हमारा एक केस आ जाता है चंपाकम दोराइजन का केस। चंपाकम दोईराजन का केस है हमारा। चंपाकम दोईराजन के केस में हमें बताया गया था कि एक प्रपोर्शन जो है वो फिक्स कर दिया गया था कि जो मेडिकल और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं इनके लिए एक प्रपोर्शन फिक्स कर दिया गया था, ताकि कुछ जो एक पर्टिकुलर कास्ट के बच्चे हैं उन्हें ही एडमिशन हो सके। तो ये जो है ये वायलेटिव किया गया था आर्टिकल 15 का। और क्या कहते हैं, इसमें बताया गया था कि सोशली बैकवर्ड बच्चों को भी इसमें एडमिशन का मौका मिलना चाहिए। अब आइए हम पढ़ते हैं आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 जो है वो माइनॉरिटी के राइट को एस्टेब्लिश, वो बताता है कि माइनॉरिटी जो है जिन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश वो कर सकती है और वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मैनेज भी कर सकती है। आर्टिकल 30 का क्लॉज 1 जो है वो लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी को बताता है कि आप जो माइनॉरिटी हैं वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकती हैं और उन्हें चला भी सकती हैं। इसमें 2 तरीके की माइनॉरिटी हमें बता रखी हैं। तो 2 तरीके की कौन सी हैं? पहली तो है रिलीजन पे जो बेस है, और दूसरी जो है वो जो लैंग्वेज पे माइनॉरिटी बेस है। इसमें हमारा केस आ जाता है डीएवी वर्सेस पंजाब। तो डीएवी वर्सेस पंजाब में ये हुआ था, डीएवी कॉलेज वर्सेस पंजाब में, कि जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कह दिया कि जितने भी इंस्ट्रक्शन होंगे वो पंजाबी में कहे जाएंगे। और कोर्ट ने ये हेल्ड करा कि जो माइनॉरिटी है उनके पास अपनी चॉइस होती है कि जो वो अपनी भाषा के जो भाषा वाले उनका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनके अंदर कैसे भी अपनी चॉइस के हिसाब से मीडियम चुन सकती है। मगर जो यूनिवर्सिटी में हिंदी के जो माइनॉरिटी है उनके साथ तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पंजाबी नहीं आती। तो ये आर्टिकल 22 और आर्टिकल 30 का वायलेशन करता है और स्टेट को प्रोहिबिट करता है कि स्टेट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी रिलीजन और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के साथ। अब हमारा नेक्स्ट केस आ जाता है बिहार वर्सेस सैयद आज़ाद राजा। सैयद आज़ाद राजा में क्या हुआ था हमारा, इसमें जो है स्टेट को ये कहा गया था कि आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी के ग्राउंड पे ग्रांट नहीं देंगे। ब्रह्मचारी सिद्धेश्वर वाला तो अब मैंने आपको बता ही दिया था, जो कि हमारा रामकृष्ण केस था, रामकृष्ण मिशन केस। तो रामकृष्ण मिशन केस में हमारा ये हुआ था कि इसमें जो स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो रूल थे उन्हें क्या कहते हैं, कुछ हिंदू फॉलो करते थे और उन्होंने अपनी एक पलटन बना ली थी जिसे वो रामकृष्ण मंदिर कहते थे, और इसकी वजह से उन्होंने कहा था कि हम एक रिलीजियस डोमिनेशन है। तो ये कोर्ट ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। अब हमारा नेक्स्ट केस आ जाता है सेंट ज़ेवियर कॉलेज। तो सेंट ज़ेवियर कॉलेज में क्या हुआ था कि गुजरात यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया गया था, और इसमें जो पेटिशनर थे वो कॉलेज चला रहे थे और उन्होंने ये कहा था, स्टेट से ये कहा था कि जो माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के लिए आर्टिकल 30 में कहा गया है वो जो है कॉलेज को नहीं मिल रहा है, और कॉलेज क्या कहते हैं अपनी लैंग्वेज और स्क्रिप्चर और कल्चर को आर्टिकल 29 के तहत बचाना चाहता है। तो ये हेल्ड करा गया कि आर्टिकल 30 जो है किसी इंस्टीट्यूशन को सभी इंस्टीट्यूशन को कवर करता है
जो कि जनरल सेक्युलर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। और आर्टिकल 30 में जो है जो माइनॉरिटी के चिल्ड्रन होते हैं उन्हें एक फुल्ली एक्विप करा जाता है बाहर की दुनिया के लिए। इसमें हमें बताया गया था कि आर्टिकल 29(1) और आर्टिकल 31 जो है किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सिटीज़न के ऊपर लगते हैं, जो कि माइनॉरिटी होती है, जो कि बेस्ड होती है रिलीजन और लैंग्वेज पर। और आर्टिकल 29(1) जो है 3 सब्जेक्ट से रिलेट करता है, जो कि लैंग्वेज, स्क्रिप्चर और कल्चर होता है। वहीं पर ही आर्टिकल 30 जो है वो डील करता है माइनॉरिटी पर, जो कि सिर्फ लैंग्वेज और रिलीजन से डील करता है। आर्टिकल 29(1) और 29(1) जो है वो कंजर्व करता है लैंग्वेज, स्क्रिप्चर और कल्चर को। और आर्टिकल 30 जो है वो माइनॉरिटी के राइट को एस्टेब्लिश करता है और उन्हें कहता है कि आप अपने तरीके का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी चला सकते हैं। आर्टिकल 29(1) जो है वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से डील नहीं करता है। वहीं पर ही आर्टिकल 30 जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से डील करता है। अब हमारा आ जाता है केरला बिल। केरला बिल तो केरला बिल में कोर्ट ने ये बताया कि एक जो फंडामेंटल राइट होता है ये सब माइनॉरिटी को मिला हुआ है आर्टिकल 31 के अंदर, जो कि बताता है कि आप अपने तरीके से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपनी चॉइस का खोल सकते हैं। मगर उसमें ये नहीं बताता कि स्टेट जो है माइनॉरिटी की कंडीशन को देख के आपको कोई ग्रांट देगी। ठीक है, इसमें अब हमारा नेक्स्ट केस आ जाता है TMA पाए फाउंडेशन। TMA पाए फाउंडेशन वर्सेस कर्नाटका। इसमें हमें बताया गया था कि स्टेट गवर्नमेंट जो है कोई एडमिशन पॉलिसी को रेगुलेट नहीं कर सकती है, जो स्टेट जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एड नहीं कर रही है, और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी पे बेस हैं। मगर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इस एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन डिसाइड कर सकती है, जो कि स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है, और रूल बना सकती है ताकि एकेडमिक स्टैंडर्ड बने रह सकें। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।